पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के खूंटी से चुनाव हारने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वे झारखंड की राजनीति में वापसी करेंगे और भाजपा की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होंगे। अगर हां तो फिर बाबूलाल का क्या होगा और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं। 5 सालों तक भाजपा के पास अर्जुन मुंडा जैसे हाई प्रोफाइल आदिवासी नेता के लिए क्या प्लान है। 2004 में भी जब भाजपा ने बाबूलाल को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाया तब भी भाजपा के पास अर्जुन मुंडा ही एकमात्र प्रभावी विकल्प थे। उसके बाद तो बाबूलाल कभी मुख्यमंत्री रहे ही नहीं। आज तक बाबूलाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बढ़ती उम्र में भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जबकि अर्जुन मुंडा मोदी कैबिनेट में जनजातीय मामलों के अतिरिक्त अन्य विभागों के केंद्रीय मंत्री तक बने। लेकिन दोनों नेताओं के साथ एक चीज बहुत कॉमन है कि दोनों ने हाल के वर्षों में अपनी साख गंवाई है। लेकिन भाजपा के पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि वे आदिवासी नैरेटिव से अलग अभी हट नहीं सकते और आदिवासी नेतृत्व के लिए इन दोनों के अलावा भाजपा के पास फिलहाल कोई ठोस विकल्प नहीं दिखता। तो क्या भाजपा अर्जुन मुंडा को राज्य की राजनीति में फिर से एक बार लाने का प्रयास कर रही है? क्या वे एक बार फिर से झारखंड से बाबूलाल को रिप्लेस करने वाले हैं? क्या खूंटी हारने से अर्जुन मुंडा से भी अधिक नुकसान भाजपा को नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर बाबूलाल मरांडी को होने वाला है? या फिर रघुवर दास की ही तरह बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड देने के लिए अब अर्जुन मुंडा को कहीं किनारे लगा दिया जाएगा? आज के इस वीडियो में इन सभी ज्वलंत सवालों का ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको कि राज्य में भाजपा के कमजोर होने के आखिर क्या क्या साइड इफेक्ट्स विधानसभा चुनाव में दिख सकते हैं। और सबसे अहम सवाल कि क्या भाजपा वाकई झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन कर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने का विचार कर रही है। चलिए आज इसी विषय पर शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। लेकिन इससे पहले कि विश्लेषण शुरू हो, आपको पहले ही एक महत्वपूर्ण बात बता दिए जाते हैं। बाबूलाल मरांडी के भाजपा में वापसी के बाद जेवीएम का वोट आखिर इस बार के चुनाव में किधर गया, किस पार्टी को गया, इसको लेकर हमारे पास बिल्कुल प्रामाणिक आंकड़े हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। इस वीडियो के अंत में हम आपको आंकड़ों और तथ्यों सहित यह बतलाएंगे कि भाजपा ने बाबूलाल को मुख्य चेहरा बनाकर बीते 5 वर्षों में क्या हासिल किया और क्या गवा दिया। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा और वीडियो पसंद आए तो उन्हें लोगों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सियासी कहानी। लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा परिचय। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल घटनाक्रम का सबसे सटीक विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानी। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिसंबर में जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा होगा तो भाजपा की तरफ से अर्जुन मुंडा विधायकी का चुनाव लड़ रहे होंगे। इसका अर्थ है कि झारखंड भाजपा में दोनों नेताओं के लिए जगह बनानी होगी, दोनों के लिए जगह मुकर्रर करनी होगी। क्या अर्जुन मुंडा बाबूलाल के नेतृत्व में काम करना स्वीकारेंगे? मुझे नहीं लगता। क्या बाबूलाल मरांडी अर्जुन मुंडा के नेतृत्व को स्वीकारेंगे? इस बात की भी संभावना बहुत कम दिखती है। तो फिर क्या है तीसरा तरीका है, और वो तरीका है रघुवर दास वाला। मेरा मतलब है कि रघुवर दास को जिस तरह से एक सरकारी सम्मानजनक पोस्ट देकर झारखंड में बाबूलाल को एक अधिकार दे दिया, यह कहानी दोहराई भी जा सकती है। पर आपको यहां ठहरना होगा, क्योंकि बार बार रघुवर दास वाला तरीका अपनाना और बाबूलाल पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कायम करना, यह प्रदेश भाजपा के लिए मुसीबत भी बन सकता है। बाकी आप तो इशारा समझ लीजिए कि झारखंड में अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी दोनों को एडजस्ट करने के लिए भाजपा क्या कर सकती है। राज्य में भाजपा का नेतृत्व बाबूलाल मरांडी को बदलने की संभावनाओं के पीछे सिर्फ कयास नहीं है, कई मजबूत तर्क भी हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद 2020 की शुरुआत में बाबूलाल भाजपा के साथ आए। इसके बाद हम भाजपा के परफॉर्मेंस पर गौर करते हैं। भाजपा बेरमो उपचुनाव हारी, दुमका उपचुनाव हारी, मधुपुर उपचुनाव हारी,
मांडर उपचुनाव हारी, डुमरी उपचुनाव हारी, केवल एक रामगढ़ में भाजपा ने जीत दर्ज की। तकनीकी रूप से वह सीट आजसू ने जीती, यानी कि लगभग 5 सालों में भाजपा ने 5 में से एक भी उपचुनाव जीतने में सफल नहीं हो सकी। बीते 5 वर्षों में भाजपा का परफॉर्मेंस अपने निचले स्तर को तब छुआ जब बाबूलाल को भाजपा आलाकमान ने पूरा का पूरा एकाधिकार दे डाला। बात बीते 5 वर्षों में झारखंड में हुए उपचुनाव में भाजपा की हार तक महदूद नहीं है। पिछले साल जब बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव पर टिकी थी। विधानसभा में तो चलिए कि राज्य में सरकार झामुमो, कांग्रेस और राजद की, लेकिन लोकसभा में तो भाजपा को आमतौर पर एक प्लस पॉइंट होते हैं। मोदी का चेहरा है, एनडीए की बहुमत वाली सरकार है। ऐसे में 12 सीटों वाली भाजपा को उम्मीद थी कि वे बढ़े नहीं तो कम से कम 12 सीटें रिपीट ही कर ले। इसके लिए सिंहभूम से गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराया गया। दुमका से सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को भी भाजपा मिलाकर प्रत्याशी बना दिया गया। लोहरदगा से प्रत्याशी को बदल दिया गया। ऐसे और भी कई तरह के नुकसानात्मक प्रयास प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर हुए, लेकिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के होने के बाद भी भाजपा राज्य की 5 में से 5 रिजर्व सीटें हार गई। यह हार भाजपा के लिए इस कारण भी बहुत बड़ा झटका है कि भाजपा आलाकमान लगातार आदिवासी वोटरों को अपनी तरफ खींचने का आक्रामक प्रयास बीते कुछ वर्षों से कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस तरफ कई तरह के प्रयास कर चुके हैं। इसका असर भी देखने को मिला है। आप देखिए कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, त्रिपुरा आदि राज्यों में लगभग आदिवासी आरक्षित सीटें भाजपा ने जीती, लेकिन केवल एक झारखंड ही है जहां वे सभी सीटें हार गई। यह छोटा संदेश नहीं है। ऐसे में सवाल राज्य के नेतृत्व पर उठना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। दूसरी तरफ भाजपा के खेमे से ही इस विषय पर नाराजगी को अब हवा मिलने लगी है कि इस बार राज्य में ज्यादातर जेवीएम गुट के लोगों को टिकट मिला था। मनीष जायसवाल, संजय सेठ, कालीचरण सिंह, ढुल्लू महतो, ऐसे कई नाम हैं जिनको बाबूलाल मरांडी का वरदहस्त प्राप्त था, जिनके इशारे पर इन दावेदारों का टिकट फाइनल हुआ। हालांकि सभी जनरल सीटें भाजपा ने बिल्कुल जीत ली, लेकिन राज्य में सीटें कम जरूर हुई है। कुछ विधायक और बड़े नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि जेवीएम गुट भाजपा में अत्यधिक प्रभावी हो गया है, जिससे मूल भाजपाइयों को एडजस्ट करने में समस्या हो रही है। यह बात आप भी जानते हैं कि पार्टी के कमजोर पड़ने पर नाराजगी के स्वर प्रमुखता से दिखाई देने लगते हैं। आप सोचिए कि भाजपा जैसी पार्टी के पास झारखंड से केंद्रीय मंत्री पद के लिए कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सिवाय निशिकांत दुबे और चंद्रप्रकाश चौधरी को छोड़कर। इसके साथ साथ ढुल्लू महतो का भी नाम चल रहा है। यदि सीता सोरेन जीती तो संभव था कि उन्हें कम से कम राज्य मंत्री का दर्जा तो दिया ही जा सकता था, लेकिन बाबूलाल के व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी वे दुमका से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन के हाथों चुनाव हार गए। हम चाहे न चाहे, लेकिन इन तमाम चुनौतियों और परेशानियों के पीछे की वजह है झारखंड में भाजपा का कमजोर प्रदर्शन, जिसकी सुई घूमती है प्रदेश नेतृत्व यानी बाबूलाल मरांडी की तरफ। इसलिए यह बात धीरे धीरे सुलगने लगी कि भाजपा राज्य में अपना नेतृत्व बदलने पर विचार कर सकती है। ऐसे में भाजपा के पास 2 विकल्प हैं। पहला कि वे किसी गैर आदिवासी चेहरे की तरफ जाए, लेकिन ऐसा भाजपा करेगी नहीं, इसलिए वे अपने दूसरे विकल्प पर ही अडिग रहेगी। वो है कि किसी आदिवासी चेहरे के हाथ में बागडोर सौंपा जाए, और अगर ऐसा होना है तो दिसंबर से पहले होगा। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि दिसंबर में होने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा किसी नए चेहरे के साथ लड़ सकती है। वो चेहरा आदिवासी होगा और बड़े कद का होगा। इसके साथ यह भी तय है कि अर्जुन मुंडा विधायकी का चुनाव भी लड़ेंगे। इन सभी बिंदुओं को आप एक साथ रखें और फिर जो तस्वीर बनकर उभरती है उसे गौर से देखें। क्या दिखता है हमें लिखकर कमेंट में बताएं। देखिए, झारखंड में भाजपा को फिर से नए सिरे से राजनीतिक योजना पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी उनके पास सवाल रिवाइवल का है, सवाल उनके खड़े होने का है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि झामुमो अभी राज्य में और मजबूत होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव दोनों खेमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी दोस्तों। अब बस ये सोचिए कि कल तक झामुमो जहां एक सीट राजमहल तक सीमित था, वही झामुमो आज राजमहल, दुमका और सिंहभूम के राजनीतिक भूभाग तक पहुंच चुकी है। गीता कोड़ा के भाजपा में पलायन करने के बाद झारखंड के संसदीय सीटों पर जो कांग्रेस कहीं मौजूद नहीं बची, वो कांग्रेस आज खूंटी और लोहरदगा में अपने रिवाइवल का जश्न मना रही।
इस बात को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जो झामुमो कांग्रेस कल तक फाइनेंशियली यानी आर्थिक तौर पर भाजपा के समक्ष कमजोर दिखती थी, बौना दिखती थी, जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के मुकाबले बहुत सीमित संसाधन थे, आज भाजपा की बड़ी चूक के कारण वही झारखंड की इंडिया ब्लॉक आर्थिक तौर पर संसाधन संपन्न हुई है। इससे यह तो समझ आता है कि मात्र 4 महीने बाद झारखंड विधानसभा का लड़ा जाने वाला चुनाव झारखंड का अत्यधिक संसाधनों से लड़ा जाने वाला विधानसभा का चुनाव होगा। अब मैं आपको आंकड़ों की तरफ लिए चलता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और आजसू साथ मिलकर चुनाव लड़े तो झारखंड में एनडीए को वोट आया 56%, जबकि 2024 में भाजपा, आजसू और जेवीएम के विलय के बाद झारखंड में एनडीए को वोट हासिल हुआ मात्र 47.22%। सवाल है कि 2019 और 24 में 8.78% वोट का अंतर आखिर गया कैसे, किधर गया यह वोट? दिलचस्प बात यह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम 5.1% वोट लेकर आई थी। परिणाम को देखकर समझ आता है कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम का वोट भाजपा को ट्रांसफर हुआ ही नहीं। बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम का पूरा वोट इस बार झामुमो और कांग्रेस में बट गया है। सवाल यह है कि फिर बाबूलाल के लिए रघुवर दास की बलि देने का फैसला क्या भाजपा का गलत फैसला था? बाबूलाल मरांडी को बिना लगाम के प्रदेश भाजपा का एकाधिकार देना क्या भाजपा के लिए कांटा बन गया है? अब देखना होगा कि भाजपा अपने इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करती है और नेतृत्व को लेकर कब और क्या कदम उठाती है। हमारा जो आकलन और उसके पीछे का जो तर्क था वो हमने आपको बता दिया। आपको हमारा यह आकलन कैसा लगा हमें लिखकर कमेंट कर जरूर बताएं। भाजपा द्वारा 5 आदिवासी सीटें हारने के पीछे आप क्या कारण ढूंढ पाते हैं यह भी हमें लिखकर बताएं। हमें पता है कि हमारे दर्शक भी राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हैं और पर्दे के पीछे की स्थितियों से भी भली भांति वाकिफ हैं। तो आप भी अपना आकलन जरूर लिखें क्योंकि हम समय निकालकर आपके कमेंट्स जरूर से जरूर पढ़ते हैं। हर एक कमेंट्स में पढ़ता हूं निजी तौर पर। इसी नोट पर मैं आज की अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। बाकी सियासी कहानियां यूं ही चलता रहेगा और हम आपको झारखंड की सियासत से वाकिफ कराते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इसे बाकी अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं। बाकी द फोर्थ पिलर का परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इस परिवार में आप भी सम्मिलित होइए। सब्सक्राइबर लगभग 61,000 के आसपास पहुंचा है। अब इस परिवार को बढ़ाने की जवाबदेही अब आपके भी कंधे पर है। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला कार्यक्रम सियासी कहानियां और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।